कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री चूंकि नवनिर्वाचित मंत्री हैं, जाहिर तौर पे इससे पहले भी प्रधानमंत्री से मिले थे जब वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि मंत्री न सिर्फ बने हैं बल्कि उनके विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, और ऐसे में किसे किस आधार पे काम करना होगा, रोड मैप क्या होगा, सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, पार्टी की प्राथमिकताएं क्या है, तमाम बातें जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से इन सभी मंत्रियों को बताई जाएंगी। और जाहिर तौर पे जो प्रधानमंत्री का रोड मैप होगा उसके अकॉर्डिंग ही तमाम मंत्रियों को काम करना होगा। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया शाम 5 बजे, और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अलग से जब 1 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, उसके बाद फिर तमाम राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को बुलाया गया है। फिर तमाम मंत्रियों के साथ एक साथ चर्चा होगी, चाय पे चर्चा, यानी प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, आखिर किस आधार पे काम करना है। क्योंकि जो भी पहले मंत्री रहे हो उनकी समीक्षा, मंत्रालय की समीक्षा जो है प्रधानमंत्री खुद करते हैं, और उसी परफॉर्मेंस के आधार पे लोगों के विभाग बदले गए हैं, तमाम मंत्रियों को हटाया गया है। तो ये हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री किस तरह की चीजें चाहते हैं, और आज उसी को लेके बैठक बुलाई गई है। दूसरी, चूंकि नए मंत्री बने हैं, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री से मंत्री के रूप में वो पहली बार मिलेंगे, और ऐसे में उन्हें भी अपनी प्राथमिकता और अपनी चीजें पता नहीं होती है, और पूरी पार्टी जो है वो खास जी अमित, आप आज की जो चाय पे चर्चा है काफी अहम मानी जा रही है। जी, तो जिस तरह से चाय पर जो चर्चा है उसे काफी अहम माना जा रहा है, साथ ही साथ तमाम लोगों के द्वारा जो कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी चुनावों को लेकर भी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी लगातार रणनीति के साथ ही साथ इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कामकाज के साथ ही साथ पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर, संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में हो सकती हैं? देखिए, रिसेंटली अगर हम बात करें तो जितने भी मंत्री बने हैं एक एक करके सब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ से पहले बुलावा है। हालांकि ये सार्वजनिक मीटिंग नहीं है, सबको अलग अलग वक्त पे जाना है, एक साथ में हर एक को नहीं बुलाया गया। अब से कुछ देर पहले तमाम मंत्रियों से हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि वो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जाना है। उसकी 2 वजह होती है। एक, औपचारिक मुलाकात होती है, खासतौर पर जो संगठन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, मंत्री का पद दिया है, उसका कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करते हैं। और ये भी एक कर्टसी जो मीटिंग होती है वो खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ रखी गई है। तो अगर हम एसपी सिंह बघेल की बात करें, किरेन रिजिजू की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, हालांकि उनका मंत्रालय चेंज हुआ, तमाम मंत्री जो है वो एक एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज मुलाकात कर रहे हैं। शाम को जो मुलाकात होनी है वो सार्वजनिक मुलाकात है। सभी कैबिनेट मंत्रियों को वहां पे बुलाया गया, चाहे वो नए हो या पुराने हो या जिनके विभाग चेंज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री बुलाया गया, और ये जो बैठक है इसमें खास क्योंकि प्रधानमंत्री की कॉल है तो जाहिर तौर पर चाहे गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, तमाम लोग इसमें मौजूद होंगे, और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पे मौजूद होंगे। क्योंकि 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होना है। यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा, मणिपुर, पंजाब, और ऐसे में इन राज्यों को लेके क्या प्राथमिकताएं होगी, इन राज्यों की तरफ कैसे तमाम जो मंत्रालय है वो किस तरह से काम करेंगे, संगठन के लोगों को किस तरह से बढ़ावा देना है, तमाम बातों को लेके यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा। और यही वजह मानी जा रही है कि शाम की जो चाय पे चर्चा है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाया जाएगा, जिससे कि संगठन और सरकार के बीच कोई गैपिंग ना हो। क्योंकि लगातार देखा गया है कई बार, अगर हम केंद्रीय नेतृत्व को छोड़ भी दे तो राज्यों का जो नेतृत्व है खासतौर पे, वहां पे अक्सर कर सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं होता, और कहीं ना कहीं उस तालमेल की गैपिंग होती है, जिसका हस्त जो है वो देखा गया कि किस तरह से बीजेपी कई जगह अपना चुनाव गंवा चुकी है। और पार्टी की प्राथमिकता होती है, जब से खासतौर पर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कि हर चुनाव जो है वो चुनौतीपूर्ण होता है, और हर चुनाव के लिए बीजेपी जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगाती है, चाहे वो सरकार की बात करें, संगठन की बात करें, हर एंगल पे जो भी चीजें जरूरी है उसके लिए काम करती है। बंगाल चुनाव हमने देखा कि पूरी टीम, चाहे वो तमाम राज्यों के नेता जो थे वो बंगाल में इन्वॉल्व थे, लेकिन वहां पे लोकल का जो असर था वो उस तरह का नहीं दिखा। और दूसरा, हालांकि पार्टी इससे भी अपनी बड़ी जीत मानती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी कि बंगाल में जहां पे बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, और वहां बीजेपी इतने बड़े पैमाने पे बहुमत में
पहुंची है। नए राज्यों के जरूर अपनी बीजेपी बड़ी उपलब्धि मानती है, लेकिन जिस सरकार का दावा बीजेपी कर रही थी वो सरकार वहां नहीं बन पाई। तो अन्य राज्यों में ऐसा ना हो, उसे लेके ये तमाम चीजें की गई है। यूपी से 7-7 मंत्री, राज्य मंत्री जो है वो बनाए गए हैं कि लोकल की जो क्षेत्रीय भूमिकाएं हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बल मिले। अब इन क्षेत्रीय नेताओं को अपने अपने राज्य के लिए कैसे काम करना है, देश के लिए कैसे काम करना है, तमाम सारी बातें, हालांकि ज्यादातर मंत्री जो है वो अनुभवी हैं। अगर वो मंत्री केंद्र सरकार में भले ही काम ना किया हो, लेकिन अपने अपने राज्यों में कई बार उन्होंने मंत्रालय संभाला है या कोई ना कोई जिम्मेदारी इस तरह की संभाली है। तो जाहिर तौर पर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लेकिन पार्टी की गाइडलाइंस क्या है, सरकार की गाइडलाइंस क्या है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आप यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री अब किस तरह से इन मंत्रियों से काम कराना चाहते हैं, क्या आगे की कार्य प्रणाली होगी और किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही ये तमाम मंत्रालयों का जो बंटवारा किया गया है वो बंटवारा हुआ है। हर बार समीक्षा, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री खुद करते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो जो तमाम 7 राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं अहम विभागों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। चाहे वित्त राज्य मंत्री की बात करें, कानून राज्य मंत्री की बात करें, उद्योग राज्य मंत्री की बात करें, लघु मध्यम, हाउसिंग, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जो महत्वपूर्ण विभाग हैं कहीं ना कहीं, और इनमें भूमिका निभाने की जिम्मेदारी तमाम सांसदों को सौंपी गई है। क्या कुछ आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आगामी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार इन तमाम सांसदों को दिया जाए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं यूपी का जो प्रतिनिधित्व है, यूपी की जो भागीदारी है, उसको मजबूत तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थापित किया जा सके? देखिए, दो बड़ी चीज है। अगर हम पहले यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो इन तरह की चीजें हैं, और यही बड़ी चीज है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो अब निशंक के जाने के बाद इकलौते मंत्री अजय भट्ट बने हैं और उन्हें 2-2 राज्य मंत्रियों का पद दिया गया है, एक रक्षा राज्य मंत्री और दूसरा पर्यटन राज्य मंत्री। यानी उत्तराखंड देवभूमि है और पर्यटन को किस तरह से वहां पे बढ़ावा देना है, किस तरह से वहां पर्यटन डेवलप करना है, और 2022 के मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ सरकार ऐसा करे वहां पे जो कि 2022 का चुनाव जीता जा सके। दूसरा, अगर रक्षा राज्य मंत्री बात की जाए, उत्तराखंड कई सीमाएं जो है वो चीन और नेपाल तमाम बॉर्डर से लगती है और जहां पे लगातार गतिविधियां होती है, जो कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। कई बॉर्डर के गांव जो है, कई इलाके जो है वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि वहां से लोग जो है सुविधाएं न मिलने के कारण लगातार पलायन कर रहे हैं। और इस संदर्भ में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री आते हैं, फिर वो रक्षा मंत्री से मिलते हैं, रक्षा मंत्री को अवगत कराते हैं, फिर चीजें प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, और इस तरह से एक पूरी चैन बनी हुई थी। और अब अजय भट्ट के रक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद जाहिर तौर पे इस तरह की चीजों को बल मिलेगा, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में। अब मुख्यमंत्री को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीजों को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद राज्य का ही रक्षा मंत्री के केंद्र में मौजूद है। दूसरी, पर्यटन जो बात है, खासतौर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम योजनाएं जो है वो प्रधानमंत्री की ड्रीम योजनाएं हैं, खासतौर पर उत्तराखंड को लेके। तो इन ड्रीम योजनाओं को लेके प्रधानमंत्री किस तरह करेंगे? अभी तक उत्तराखंड जो पर्यटन मंत्री थे उनसे रूबरू होते थे, जो यहाँ पे केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तमाम तरह की चीजें होती थी। काम को और आसान किया गया, पर्यटन राज्य मंत्री का दर्जा जो है वो पद जो है वो अजय भट्ट को दिया गया, यानी पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें भी खासतौर पर उत्तराखंड में प्रभावी होंगी, जिससे वहां के लोगों को लगेगा कि उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार जो है अच्छी तरह से काम कर रही है और आगे 2022 में और मजबूती मिलेगी। यूपी की जहां तक बात है, अजय मिश्र की बात करें तो गृह राज्य मंत्री एक बड़ा पद है, जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद, आवास मंत्रालय का पद वो भी यूपी को दिया गया, कानून राज्य मंत्री का पद यूपी में गया है। तो इन चीजों से समझा जा सकता है कि हर वो डिमांड जिसके लिए यूपी सरकार केंद्र सरकार को पहल करे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यूपी के नुमाइंदे जो है वो केंद्र सरकार में मौजूद है और अपनी अपनी योजनाओं को लेकर न सिर्फ मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ उसे चर्चा करके आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री को भी उन चीजों से अवगत कराया जा सकता है। यानी जो योजनाएं बहुत देर में इंप्लीमेंट होती थी, कड़ी से कड़ी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाई जाती थी, वो अब डायरेक्ट उनका इंप्लीमेंटेशन संभव है।
और इस तरह की चीजें जो है वो खास तौर पे यूपी के लोगों को जरूर लाभ देंगी। और दूसरा, जो यूपी की और बिहार की राजनीति है, खासतौर जातिगत आंकड़ों के आधार पर जो राजनीति होती है, किस तरह से जातियां मायने रखती है, उसका भी कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की गई है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि, अब से कुछ देर पहले जो हमारी कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से बात हो रही, तो उनका कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में जातिवाद है, और अब यूपी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि हर जात का नुमाइंदा जो है वो केंद्र सरकार में मौजूद है, न सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए तमाम उन योजनाओं पे काम कर सकता है जिनकी जरूरत है। और यही बड़ी वजह है कि अब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है खासकर मंत्रिमंडल का, उसका स्वरूप साफ तौर पर दिख रहा है कि हर राज्य को अपनी जरूरत के अनुसार चीजें मिले और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। और आज की जो खासतौर पर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होगी, इन्हीं सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जो है तमाम मंत्रियों को अपना मार्गदर्शन करेंगे। जी, इसके अलावा अमित, जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में अमित आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बार फिर से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे मंत्री और मंत्रालयों की बैठक को लेकर। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नए मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे और जिस तरह से आगे कार्यप्रणाली को बढ़ाना है, तमाम मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना है, किस तरह से मंत्रालयों के कार्य को करना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, मेरा अगला सवाल ये था कि जिस तरह से मंत्रालयों में विस्तार किया गया है, 7 नई महिला मंत्रियों के साथ ही साथ अब पुरानी 2 मंत्रियों को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 9 महिलाएं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। कहीं ना कहीं इन तमाम महिला मंत्रियों के साथ ही साथ सहभागिता को बढ़ाने को लेकर भी संदेश दिया गया है और अहम प्रभार देकर ये जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। क्या आपको लगता है कि इससे क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मिलता है और उसी के अनुरूप लगातार आगे कार्य करने की कार्यप्रणाली को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो बीजेपी लगातार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती जो है वो बीजेपी लगातार चला रही है। दूसरी बड़ी चीज की विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा था कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो बीजेपी में नहीं है। तमाम जातियों को लेकर भी कई तरह के ब्लेम जो है वो विपक्ष की तरफ से बीजेपी में लगाए जाते थे और यही बड़ी वजह है कि इस बार जो मंत्रालय है इसमें पूरी तरह से एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। चाहे वो महिलाओं की भागीदारी की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें। अल्पसंख्यक जैसे मंत्रालय जो है वो 5 अल्पसंख्यकों को मंत्री बनाया गया है, 1 मुस्लिम, 2 बौद्ध, 2 ईसाई, तो जाहिर तौर पे और 5 अलग अलग राज्यों से मंत्री बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से पूरे देश का जातिगत आंकड़ों, धर्मों, हर आधार पे यहाँ पे जो है वो मंत्रिमंडल देख के विस्तार किया गया है। और चाहे महिलाओं की बात जो की जा रही है तो महिलाओं की भी भूमिका बहुत अहम है और इसीलिए महिलाओं को इस तरह की जिम्मेदारी दी गई। खासतौर पर मीनाक्षी लेखी की अगर हम बात करें तो विदेश राज्य मंत्री का उन्हें भार दिया गया। यहाँ पर आपको रोकेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अश्वनी वैष्णव यहाँ पर
अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाला है। बातचीत करने के लिए तमाम पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। और एक बार फिर से वापस लौटते हैं। मंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, आप अपनी बात कर रहे थे। मीनाक्षी लेखी की यहाँ पर बातचीत की जा रही थी कि किस तरह से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और तमाम अन्य महिलाओं को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। देखिए, महिला सशक्तिकरण की जिसकी मैं बात कर रहा था, बीजेपी हमेशा से बात कर रही है। जो वित्त मंत्री खासतौर पर निर्मला सीतारमण को बनाया गया, उस समय बीजेपी की काफी प्रशंसा हुई, क्योंकि ज्यादातर जो अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो इंदिरा गांधी को छोड़ के कोई भी महिला वित्त मंत्री अब तक देश में नहीं रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि इतने बड़े पद पे, खासतौर वित्त मंत्रालय जैसे पद पे एक महिला जो है वो उसे हैंडल कर रही है। और ऐसे में अब विदेश राज्य मंत्री जो मीनाक्षी लेखी को बनाया गया है, तो जाहिर तौर पर जो अहम पद है वहां पे महिलाओं की भागीदारी, हालांकि महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय की बात करें तो पहले भी स्मृति ईरानी के पास था, फिर उनसे ले लिया गया था। अमित जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। अश्विनी वैष्णव कुछ कह रहे हैं, मैं आपके साथ डिटेल में बैठूंगा, डिटेल में बैठ के आपके साथ चर्चा करूंगा। देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। लेकिन हेडलाइन तो निकल के तब कर रहे हो। ठीक है, ये थे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। जी अमित, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी करें। देखिए, लगातार इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं और लगातार जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उन पे भी प्रधानमंत्री ध्यान देते हैं। और यही बड़ी वजह है कि तमाम महिलाओं को तमाम मंत्रालयों में जगह मिली है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, चाहे सवर्णों की बात करी जाए, ओबीसी की बात की जाए, SC ST की बात की जाए, हर एक का कॉम्बिनेशन इस मंत्रिमंडल में दिख रहा है। और जरूर ये भी कहा जा रहा है ये 2022 के लिए मंत्रिमंडल नहीं है। जाहिर तौर पे 2022 में सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव है। आने वाले दिनों में 2023 में भी चुनाव होंगे और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो जाहिर तौर पर पूरी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कि सरकार न सिर्फ अपनी छवि को सुधारे, बल्कि जिन राज्यों में जातिगत आंकड़ों का प्रभाव है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, बैकवर्ड की बात करें, जहां पे जिस तरह का असर है उसको देखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से जातिगत समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, पिछले काफी समय से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर लोगों को वरीयता नहीं दी जा रही है। ऐसे में 27 ओबीसी नए मंत्री बनाए गए हैं, शपथ उन्होंने ले ली है। तो ऐसे में अब जो नया मंत्रिमंडल है उसके आधार पर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदायों को साधने की बात, चाहे मथुरा समुदाय की बात कर लें, हम कर्नाटक की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, इन तमाम समुदायों को साधने का काम भाजपा के द्वारा किया गया है। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में अलग अलग राज्यों में जिस तरह से चुनाव होने हैं, गुजरात के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, इस समीकरण का लाभ मिल पाएगा आगामी चुनाव में? हेलो, देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, बीजेपी की खास बात है, जो भी चुनाव होता है वो युद्ध स्तर पे बीजेपी लड़ती है कि हर हाल में चुनाव को कैसे जीता जाए। और उसके लिए सरकार, पार्टी, जो भी संगठन बीजेपी से जुड़े हुए अपना पूरा दमखम लगाते हैं और रणनीति के साथ मैदान में जाते हैं। और यही रणनीति जो है वो खास तौर पर इस मंत्रिमंडल में दिख रही है, क्योंकि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात की जाती है और हर किसी का इसमें योगदान होता है। तो जाहिर तौर पर जो केंद्र सरकार का अपना योगदान है उसकी झलक जो है वो इस मंत्रिमंडल में दिखाई दे रही है। अब अगर आने वाले 5 राज्यों में चुनाव की बात की जाए तो उसका भी यहाँ पे पूरी तरह से कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। और यही बड़ी वजह थी कि यूपी जैसी जगह से 7 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, चाहे ब्राह्मण की बात करें, ओबीसी की बात करें, दलित की बात करें, हर किसी को इसमें यहाँ पे जोड़ा गया है। तो जाहिर तौर पे 2022 की रणनीति है और उस रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि तमाम सर्वे और तमाम चाहे वो संगठन को, सरकार को या एजेंसियों को, वो उन सभी सर्वे का इसमें ध्यान रखा गया है। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से समीक्षा बैठक में खासतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बैठकों में स्वयं मौजूद रहते थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें खास तौर पे तमाम राज्यों का ध्यान रखा गया है
कि हर राज्य में बीजेपी अपना सर्व कैसे दे सके, कि क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, वो सारे मापदंड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि तमाम बड़े बड़े मंत्रियों का इस्तीफा मंत्रिमंडल विस्तार से पहले लिया गया। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार मंत्री और मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर यहाँ पर जानकारी ले रहे थे। जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब अहम जिम्मेदारियां तमाम नए मंत्रियों को सौंप दी गई हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज तमाम मंत्रियों ने अपना पदभार भी संभाल लिया, अपने दफ्तर पहुंचे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि शाम 4 बजे की प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद किस तरह से आगे मंत्रालयों के कार्यों को बढ़ाया जाता है और इस फेरबदल का आगे कितना फायदा भाजपा को और साथ ही साथ केंद्र सरकार को मिलता है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा